बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। और जिस तरह गुज़श्ता रोज़ मैंने आपसे वादा किया था कि एक और इंतहाई दिलचस्प सनसनीखेज़, बल्कि आप ये समझिए कि तहलका खेज़ ख़बर के साथ, उस ख़बर से जुड़ी हुई तफ्तीश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि ये जो सिलसिला मैंने शुरू किया है ये आपको कैसा लगा। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान दुश्मन जो खुफिया इदारे या एजेंसियां हैं वो किस तरह यूएई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही हैं जिससे पाकिस्तान की दाखिली सलामती को ठेस पहुंचती रही है और पहुंच रही है। एक ज़माना था कि नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू वो भारतीय खुफिया एजेंसी RAW जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग उसे रॉ के नाम से जानते हैं, उसका एक बहुत बड़ा गढ़ तस्वुर किया जाता था। काठमांडू बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ वहाँ पर होती थी। अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले वहाँ पर एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल को भी भारतीय एजेंसी रॉ ने अगवा किया था, उसको मुलाजमत का झांसा दिया गया था। लेकिन एक अरसे से तकरीबन 4-5 साल से अब भारतीय जो एजेंसी है रॉ, उसने अपनी सरगर्मियों का मरकज़ यूएई और ख़ास तौर पर दुबई को बना लिया है। दुबई, शारजाह, अबू धाबी, ये 3 शहर हैं जहाँ पर इनके एजेंट्स बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। और जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहनों में ये आता है कि शायद ये मर्द हैं, हिंदू होंगे। ज़रूरी नहीं है, इनमें ख़वातीन भी हो सकती हैं, इनमें मुसलमान लोग भी हो सकते हैं। अब ये जो मामला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसमें यूएई की सरजमीन इस्तेमाल हुई, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई घिनौनी कार्रवाई की गई। आपको याद होगा 23 जून 2021 को लाहौर में जौहर टाउन में हाफिज़ सईद जो कि लश्कर तैयबा के सरबराह थे और जिनको दहशतगर्द करार दिया गया, फिर उसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई और उनके घर के बाहर एक हमला किया गया था, एक गाड़ी में बम नस्ब करके। उस हमले के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे और तकरीबन 23 के करीब लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे। ये कार बम था। सबसे पहले मैं 6-7 नाम हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ क्योंकि ये नाम बड़े इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, नवीद अख्तर। ये नाम आपने भुलाना नहीं है। उसके बाद ये नाम है जनाब समीउल हक, उज़ैर अकबर, पीटर पॉल डेविड, सजाद हुसैन, ज़ियाउल्लाह, ईद गुल अफ़गानी है। और बाकी इनमें से बताऊंगा एक इंडियन नेशनल है, वो भी मुसलमान है, और बाकी सारे पाकिस्तानी हैं। मामला ये है कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है नवीद अख्तर, इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। ये मेहनत मजदूरी के लिए यूएई में गया हुआ था, वहाँ पर किसी छोटे मोटे जुर्म में ये गिरफ़्तार हो गया। इसको कैद की सज़ा सुनाई गई, जुर्माने की सज़ा सुनाई गई और बिल आखिर ये दुबई जेल में चला गया। अब वहाँ पर इसके पास जुर्माना अदा करने की सकत नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो ये सज़ा काट रहा था। आम तौर पर आपने देखा है वहाँ पर ईद के मौके पर उनका नेशनल डे आए तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो छोटी मोटी सज़ाएँ और सज़ाएँ माफ़ कर देते हैं, जुर्माने मुखय्यर हज़रात दे देते हैं या उनकी रियासत दे देती है, लोगों को रिहाई मिल जाती है। लेकिन इसके केस में वहाँ पर इससे एक शख्स
ज़ियाउल्लाह की मुलाकात होती है। अब ज़ियाउल्लाह जो है तो मुसलमान, लेकिन ये भारतीय शहरी है। उसकी नवीद अख्तर से मुलाकात होती है और वो नवीद अख्तर से ये कहता है कि जनाब, मैं जो तुम्हारे जुर्माने की रकम है ये मैं अदा करूँगा, लेकिन शर्त ये है कि आपको मज़ीद भी हम पैसे देंगे, लेकिन आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और यहीं से इसको दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए रिक्रूट किया जाता है। अब ये जो जितनी बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी मन घड़त नहीं है, ये सरकारी तौर पर जो तहकीकात सामने आई हैं, ये उनकी रोशनी में मैं आपसे सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। अब ये हर्फ बहर्फ या मनोहन उस तरह तो नहीं हो सकती, लेकिन इसके जो कहानी का जो क्रक्स है, जो खुलासा है, वो यही है। अब ये नवीद अख्तर पाकिस्तान में आता है, ये रैकी करता है हाफिज़ सईद के घर के बाहर अंदर 6 महीने तक ये रैकी करता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हाफिज़ मोहम्मद सईद जो हैं वो अपने घर में मौजूद ही नहीं थे, तो उनके घर के बाहर धमाका करने की क्या ज़रूरत थी। इंडिया ये साबित करना चाह रहा था कि हाफिज़ सईद को जेल नहीं रखा गया, बल्कि उनको उनके घर को सब जेल करार देकर उनको उनके घर में कैद रखा गया है। और जब ये धमाका होगा, हाफिज़ सईद वहाँ पर जाँ बहक हो जाएंगे, तो उसके बाद भारत दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश करेगा कि जनाब, जिसको आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार देकर सज़ा दी थी जिस शख्स को, वो तो अपने घर में मौजूद था। और उन दिनों पाकिस्तान का आलमी सतह पर फैटफ में केस था। फैटफ के वही ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में आना था। और फिर अगर ये चीज़ साबित हो जाती, और अगर ये चीज़ साबित हो जाती, तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान, भारत इतना वावेला करता कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता। और मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ ज़रा ये कहते हैं कि शायद उस दिन हाफिज़ सईद वहाँ पर मौजूद थे, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उस जगह ये हमला किया गया। अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ, नवीद से मुलाकात करवाई जाती है समीउल हक नामी एक शख्स की। समीउल हक जो है वो हैंडलर है, रॉ के एजेंट के तौर पर काम करता है। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये इस वारदात की पेमेंट करने के बाद समीउल हक तुर्की चला जाता है। जब पाकिस्तान में इस सारे जो वाक़या हुआ है, तकरीबन 16 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान में सबसे पहले गिरफ़्तार किया गया पीटर पॉल डेविड को। अब आप सोच रहे होंगे कि पीटर पॉल डेविड कौन है। पीटर पॉल डेविड भी पाकिस्तानी है, उसका ताल्लुक़ कराची से है। और पीटर पॉल डेविड जो है वो दुबई के एक नाइट क्लब में काम करता था। वहीं से इसके जो मरासिम हैं वो रॉ से पैदा हुए और वहाँ से ये पाकिस्तान आ गया। जब उन दिनों की बात है जब कोविड-19 के दिन थे, वहाँ पे नाइट क्लब्स और बार्स वगैरह बंद हो रहे थे, ये पाकिस्तान आ गया और इसके साथ वो लोग राब्ते में रहे। और जो सरकारी तहकीकाती एजेंसीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 8.5 से 9.25 लाख डॉलर इन लोगों को दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए दिए गए। ये गाड़ी ख़रीदता है कराची से, उस गाड़ी को तैयार किया जाता है और इसका एक असिस्टेंट है जिसका नाम मैंने आपको बताया है सजाद हुसैन। ये पीटर पॉल डेविड का असिस्टेंट है। अब ये गाड़ी की शनाख्त से पीटर पॉल डेविड तक लोग पहुंचते हैं, उसको गिरफ़्तार किया जाता है। समीउल हक जो है वो उस वक्त तुर्की में है। पाकिस्तान ने नवीद अख्तर को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। जब नवीद अख्तर को गिरफ़्तार किया जाता है तो ये दरमियान में ये जो इसका इंटरपोल रेड वारंट जारी किया जाता है समीउल हक का, और ये किसी न किसी तरीके से जब ये पाकिस्तान आता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आया, लेकिन ये एजेंसियों के रडार पर था, तो समीउल हक को गिरफ़्तार कर लिया गया। समीउल हक को ये नहीं मालूम था कि नवीद अख्तर पहले ही गिरफ़्तार हो चुका है, तो वो तहवील में था, खुफिया इदारों की तहवील में था। समीउल हक से कॉल करवाई जाती है इसको नवीद को कि जनाब 10 तारीख को उसने मिलना था। माफ़ कीजिएगा, समीउल हक को कैसे गिरफ़्तार किया? पाकिस्तान को पता चल गया कि ये हुकूमत पाकिस्तान या खुफिया इदारों को पता चल गया कि समीउल हक पाकिस्तान आ चुका है। अब समीउल हक कॉल करता है नवीद को 10 मई को, यानी 23 जून को हमला होना है, तकरीबन 1.25 महीना 1.5 महीना पहले
वो नवीद को कॉल करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसे कहता है कि हाँ फ़लाँ जगह आ जाओ। जब वो उस जगह आता है तो उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब इसमें जो लोग इसमें अब ईद गुल है, ईद गुल जो है वो अफ़गानी है और इस बताया ये जाता है कि ये जो ईद गुल है ये पाकिस्तान में ही रिहाइश पजीर था, पंजाब के एक शहर में। अब वो झांग में ये ईद गुल जो है वो इसका ख़ानदान अहल खाना रहते हैं। अब पीटर पॉल जो है वो सजाद हुसैन के ज़रिए वो गाड़ी पहुंचाता है ईद गुल को। ईद गुल जो है वो उसमें नस्ब करता है बारूदी मवाद, लेकिन बारूदी मवाद नस्ब करने से पहले वो एक मरतबा रेकी करने के लिए वो गाड़ी लेकर जाता है मोटरवे के ज़रिए, और ये चेक करने के लिए कि कहाँ कहाँ पर उसकी गाड़ी को रोका जाएगा या उसकी तलाशी ली जाएगी। वो गाड़ी लेकर जाता है हाफिज़ सईद के घर के बाहर और देखता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और फिर वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद उसकी बीवी उसकी मदद करती है गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब करने के हवाले से। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात है, जब ये दोबारा उस गाड़ी को लेके जाता है धमाका करने के लिए, तो रास्ते में इसको थकावट है, सोया नहीं, ये रास्ते में मोटरवे पर एक जगह गाड़ी खड़ी करके सो जाता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब है और उसमें सो जाता है। 2-3 घंटे आराम करने के बाद ये फिर चला जाता है और वहाँ पर जाकर ये गाड़ी पार्क कर देता है। वो घर के करीब नहीं ले जा सकता कि वहाँ पर सिक्योरिटी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनके अंदर का कोई एक शख्स है जिसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, वो सारे मामले में शामिल था और उसने उसी गली में घर लिया हुआ था किराए पर, लेकिन अचानक जो है वो उसका दिमाग या जहन तब्दील हो गया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसने एजेंसियों से रब्ता किया और एजेंसियाँ, बहरहाल इसके बावजूद वो गाड़ी वहाँ पर चली गई और ये धमाका हुआ और ये सारा सिलसिला जो उसके बाद हुआ, यानी 3 अफराद जहाँ भाग हुए और उसमें एक छोटा बच्चा था, उसका वालिद था और एक शायद पुलिस एहलकार था और कुछ 22-23 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो तो जाहिर है सिक्योरिटी एजेंसीज़ के नरगे में नहीं आ सके। अब ये सारी सूरत हाल क्या है? आप यकीन कीजिएगा कि इस वक्त UAE में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के एजेंट्स मौजूद हैं, मर्द व ख़वातीन, और भारतीय रॉ के एजेंट्स मौजूद हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तानी ISI हाथ पर हाथ धरे बैठी है, उनके एजेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, यकीनन वो भी होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये इस तरह जेलों में मजबूर पाकिस्तानियों को, जिनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, पहले उनको नौकरी देते हैं, रिहाइश देते हैं, फिर उनको अपना हमनवा बनाते हैं, फिर उनको ये लालच देते हैं। और आपको पता है भूख, पेट, बेरोज़गारी इंसान से सब कुछ करवा सकती है। और जो थोड़े से अच्छे लेवल के लोग हों उनसे खूब रूह हसीनाओं के ज़रिए राब्ते किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ होटलों के नाइट क्लब्स में जो ड्रिंकिंग बार होते हैं, जो शराब खाने जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पर जो लोग जाते हैं, नौजवान बेरोज़गार, उनसे वो लड़कियाँ मेल मिलाप करती हैं, उनको अपने झांसे में लाती हैं, अपना हुस्न दिखाती हैं, जलवे दिखाती हैं, फिर उनको कहती हैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, तुम पूरी दुनिया का ट्रिप कर सकते हो, तुम्हें ये काम करना होगा। उनसे मालूमात कि ये बंदा क्या करता है, मतलब ये है कि उनको किसी न किसी तरह अपने दाम या जाल में फंसाना। बदकिस्मती ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि UAE एक बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और UAE की हुकूमत को इसका इल्म है। आपको ये भी बताता चलूँ कि जब से ये इब्राहिमी अकॉर्ड, जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, जो कि सितंबर 2020 में साइन हुआ था, जिसके तहत UAE और बहरीन ने इसराइल को तस्लीम किया था, और अब ये कहा जा रहा है कि इस वक्त एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो एम्बेसी जो है या सफारतखाना जो है वो इसराइल का किसी भी मुल्क में जो होगा वो UAE में होगा। उसकी तामीर अब तकरीबन तकमील के मराहिल में है। इसी तरह वहाँ पर सिनेगाग जिसे हम कहते हैं, वो यहूदियों की जो इबादत गाह है, जिस तरह वो वहाँ पर खोले जा रहे हैं। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो वहाँ पर तामीर हो रहा है
यूएई में। इसी तरह सिखों के गुरुद्वारे, यानी वो एक अब इस्लामी मुल्क की तरफ से अब उनका झुकाव जो है वो एक सेकुलर मुल्क की जानब जा रहा है। ये उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं। अब आपको पता है कि वहाँ पर कवानीन हैं और यूरोप से भी नरम कवानीन है। यहाँ अब वहाँ पर शराब पीना जायज़ है, अब वहाँ पर ज़ना करना जायज़ है, अब वहाँ पर बग़ैर शादी के औलाद पैदा करना उसकी इजाज़त है, जायज़ है। तमाम इस्लामी कवानीन वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। पहले कत्ल पर सज़ाए मौत दी जाती थी, अब वो भी नहीं दी जाती। यानी दुनिया को यूएई के हुक्मरान ये बावर कराना चाहते हैं कि अब हमारा मुल्क एक लिबरल मुल्क है, लेकिन साथ ही साथ उनका मुल्क अब इस्तेमाल हो रहा है। आपके इल्म में होगा कि बहुत से भारतीय दिफाई तजज़ियाकार ये कह चुके हैं कि यूएई में बहुत से बेरोज़गार पाकिस्तानी हैं, उनको और पाकिस्तान में और कुछ नहीं तो शिया सुन्नी आग लगाने के लिए वहाँ पर आप बंदे हायर करें। बेरोज़गार लोग हैं वहाँ से। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का भी कोई ख़ास इशू नहीं है। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो खुश होती है बाहर से यूएई से जब दिरहम की सूरत में या डॉलर की सूरत में पाकिस्तान में रकम आए। बेशक वो बैंकिंग चैनल, आप मनी एक्सचेंज के पास जाएं, आप उसको कहें कि जी ये 10,000 दिरहम मैं पाकिस्तान अपने भाई बहन या बीवी बच्चों को भेज रहा हूँ, तो कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान तो खुश होता है। तो ये एक तरीका अपनाया गया है और बड़े अरसे से इस पर काम हो रहा था भारतीय एजेंसी राह की जानब से। लेकिन अब सरजमीन कौन सी इस्तेमाल हो रही है? वो ब्रादर इस्लामी मुल्क यूएई की, और यकीनन ये पाकिस्तानी एजेंसी के नॉलेज में है। आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक मरतबा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद था और मैं यूएई जा रहा था। हालांकि आपको पता है कि वो अराइवल लाउंज अलग होता है, डिपार्चर लाउंज अलग होता है। बहरहाल मेरे एक मेहमान थे, दोस्त थे, कस्टम के ऑफिसर थे, तो मैं उनके साथ बैठा था। या आप ये समझ लें कि मैं खड़ा था, गपशप हम लोग कर रहे थे। तो जब उससे पहली मरतबा जब मैं यूएई से वापस आया तो मैंने कहा जी आप इतनी ज़्यादा चेकिंग करते हैं, वो उनके हैंड कैरी भी और सामान की भी। तो उन्होंने कहा जी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो कोकेन और आइस लाई जाती है वो बरास्ता दुबई आती है, क्योंकि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन ममालिक से तो हेरोइन दूसरे ममालिक में स्मगल की जाती थी या की जाती है या की जाती होगी। लेकिन बरास्ता दुबई सेंट्रल अमेरिका से, जिसको लातीनी अमेरिका आप कह लें, साउथ अमेरिका कह लें, जहाँ से भी ये जो कोकेन है, कोकेन और आइस, ये उन ममालिक से बरास्ता दुबई पाकिस्तान आती है। तो अब दुबई और यूएई जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, यकीनन हुकूमती सतह पर शायद इस हवाले से एहतजाज भी किया गया होगा। लेकिन ये वाक़या आपको बताने का मतलब ये है कि दुनिया में हर मुल्क का अपना मुफाद होता है। कोई इस्लामी बरादर मुल्क नहीं होता जहाँ आपका अपना ज़ाती मुफाद आ जाए, वहाँ यानी मुल्की मुफाद आ जाए, वहाँ आप दूसरे ममालिक के मुफाद का नहीं सोचते। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।